हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में फॉरेस्ट्री के कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन होगा। सबसे पहला टॉपिक जिसके साथ मैं शुरू करने जा रही हूं आज की क्लास को, दैट इज क्राउन क्लास। मैं क्राउन नहीं कह रही हूं अकेले, मैंने कहा क्राउन क्लास इज द फर्स्ट टॉपिक। क्राउन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था अपने पहले डेमो सेशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेम को छोड़ करके जो ऊपरी ब्रांची पार्ट होता है, जहां पर शाखाएं होती हैं, जहां पत्तियां होती हैं, दैट इज नोन एज क्राउन। और आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? क्राउन क्लास। तो डेफिनेशन वगैरह पढ़ने से पहले एक बार फोटोग्राफ जरूर देखना, बिकॉज ये फोटोग्राफ काफी होता है आपको क्राउन क्लास के विभिन्न प्रकार को समझाने के लिए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स बने हुए हैं और कुछ लेटर्स भी लिखे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कैपिटल डी। डी स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट क्राउन क्लास। और जैसे जैसे आप डेफिनेशन पढ़ोगे अभी सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। डी स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट क्राउन क्लास। इसके अलावा यहां पर आपको आई नजर आ रहा होगा। आई का मतलब है इंटरमीडिएट क्राउन क्लास। इंटरमीडिएट क्राउन क्लास। यहां आपको सी भी नजर आ रहा होगा। सी स्टैंड्स फॉर कोडोमिनेंट क्राउन क्लास। कोडोमिनेंट क्राउन क्लास। और यहां ये कुछ छोटा सा ये वाला दिख रहा होगा जिसमें एस लिखा हुआ है। दिस इज सप्रेस्ड क्राउन क्लास। इट इज सप्रेस्ड क्राउन क्लास। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि जब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट एरिया में क्राउन क्लास, तो मुख्यतः हमारे पास चार अलग अलग प्रकार के क्राउन क्लास होते हैं। सबसे पहला डोमिनेंट, जो सबसे ऊंचा होगा, आप देखोगे हाइट में कैनपी वाइज सबसे ऊंचा है, देख लीजिए आप डोमिनेंट को। डोमिनेंट के बाद नेक्स्ट आ जाता है कोडोमिनेंट, जो डोमिनेंट की तुलना में थोड़ा सा इसका कैनपी जो होगा वो नीचा होगा। इसके बाद है हमारे पास डोमिनेंट और कोडोमिनेंट के बीच में आई, यानी कि इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट से भी शॉर्ट कैनपी वाला, कम कैनपी वाला कौन है? सप्रेस्ड। अब यहां तक फोटोग्राफ देख लेने के बाद वापस आते हैं और पढ़ते हैं एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्राउन क्लास की परिभाषा। क्राउन क्लास क्या है? तो एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूं। इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री इन द फॉरेस्ट कैनपी। क्राउन क्लास एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक पेड़ का, इंडिविजुअल ट्री का क्या बताएगा आपको? फॉरेस्ट कैनपी में पोजीशन बताएगा। मैंने कहा था ना, डोमिनेंट सबसे ऊंचे कैनपी वाले, उसके नीचे कोडोमिनेंट, फिर है इंटरमीडिएट और लास्ट क्या था? सप्रेस्ड। अगर आपको इंग्लिश में चीजें क्लियर नहीं हुई है तो एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्राउन क्लास एक शब्द है जिसका उपयोग वन क्षेत्र में एक व्यक्तिगत पेड़ की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एंड आई एम श्योर कि आपको क्राउन क्लास की परिभाषा, क्राउन क्लास क्या है, क्राउन क्लास के कितने टाइप हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम आते हैं एक एक करके सारे क्राउन क्लासेस को पढ़ने में। सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहला क्राउन क्लास कौन सा है? डोमिनेंट। आइए डोमिनेंट क्राउन क्लास की डेफिनेशन पढ़ते हैं। These crowns extend above the general level of the canopy। बिल्कुल सही। जो बाकी सारे आपको पेड़ नजर आ रहे थे उनसे तो ऊंचे ही होते हैं। दूसरा पॉइंट, they receive full light from above and some light from the sides। बिकॉज सबसे ऊंचे होते हैं तो ऊपर से इनको भरपूर मात्रा में सनलाइट मिलता है और साइड से ऊपर की तुलना में कम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली दे हैव द लार्जेस्ट एंड फुलेस्ट क्राउन इन द स्टैंड। जी हाँ, सारे ट्रीज में से सबसे बड़े साइज का क्राउन होता है इनके पास, और फुलेस्ट का मतलब होता है भरा हुआ सा क्राउन। आई एम श्योर आपको डोमिनेंट क्राउन क्लास का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ये तीनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा एंड आई एम श्योर आपसे सवाल बन जाएंगे। डोमिनेंट के बाद हमने क्या पढ़ा था? कोडोमिनेंट। मैंने ऑलरेडी आपको फोटोग्राफ दिखा दिया है कि कोडोमिनेंट ट्रीज जो होते हैं वो डोमिनेंट की तुलना में शॉर्ट होते हैं या शॉर्ट कैनपी वाले होते हैं। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। These crowns make up the general level of the canopy. They receive direct light from above, but little or no light from the sides. डोमिनेंट क्राउन क्लास में आपने पढ़ा था कि इनको ऊपर से तो भरपूर सनलाइट मिलता है, साइड से भी मिलता है बट कम मिलता है। यहां पर आपने क्या पढ़ा? एक बार और पढ़ो। दे रिसीव डायरेक्ट लाइट फ्रॉम अबव, ऊपर से लाइट मिलता है, बट लिटिल और नो लाइट फ्रॉम द साइड्स। साइड से अगर बात करो तो एकदम थोड़ा लाइट मिलता है या फिर नहीं ही मिलता है, ध्यान रखिएगा।
तीसरा और आखिरी पॉइंट, जनरली दे आर शॉर्टर देन द डोमिनेंट ट्रीज, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आपने फोटोग्राफ में देखा भी। कोडोमिनेंट के बाद हम तीसरे क्राउन क्लास पर आते हैं, एंड दैट इज इंटरमीडिएट ट्रीज। इंटरमीडिएट का मतलब ही है बीच का। किसके किसके बीच में होगा ये क्राउन क्लास? डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट। फोटोग्राफ में भी तुमने देखा था इस चीज को। These crowns occupy a subordinate position in the canopy. Subordinate मतलब दो चीजों के बीच का position. Next, they receive some direct light from above, but no direct light from the sides. थोड़ा बहुत ऊपर से तो मिल जाता है सनलाइट, बट साइड से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट, शॉर्टर देन द डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट ट्रीज। बिल्कुल सही, मैंने तो पहले ही कहा कि डोमिनेंट और कोडोमिनेंट के बीच का है, तो डोमिनेंट और कोडोमिनेंट दोनों से छोटा होता है, आपने फोटोग्राफ में भी साफ साफ देखा है। कमिंग टू द लास्ट एंड द फोर्थ क्राउन क्लास, एंड दैट इज सप्रेस्ड ट्री, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, विच इज ओवर टॉप्ड ट्री। सप्रेस्ड ट्री, जिसे हम ओवर टॉप्ड ट्री भी कहते हैं। आइए पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दीज क्राउन्स आर बिलो द जनरल लेवल ऑफ द कैनोपी, मतलब सभी ट्रीज जो आपने पढ़ा, सभी क्राउन क्लास जो आपने पढ़ा, उन सब से नीचे होते हैं। लास्ट पॉइंट, दे रिसीव नो डायरेक्ट लाइट, इनको बिल्कुल भी डायरेक्ट लाइट नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के हमने इस सेशन में 4 इंपॉर्टेंट क्राउन क्लासेस को पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज ब्रांच। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांच। ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट्री सेक्शन। इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस एएफओ के एस्पायरेंट्स हैं, बिकॉज वहां पर भी फॉरेस्ट्री पूछी जाती है, हालांकि बहुत जनरल फॉरेस्ट्री आती है, बहुत इजी फॉरेस्ट्री आती है एएफओ में, बट फिर भी ये वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। सो आइए पढ़ते हैं ब्रांच। आई एम श्योर आप सभी को ब्रांच का मतलब अच्छे से पता है। ब्रांच मतलब क्या? जो मुख्य तना है, उसके साइड से निकलने वाले शूट को दैट इज नोन एज ब्रांच, हिंदी में शाखाएं कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? शूट और सेकेंडरी स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम द मेन स्टेम। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कभी भी किसी भी पेपर में आपको ब्रांच की परिभाषा पूछने के लिए कोई नहीं बैठा है। हाँ, ब्रांच का कौन सा प्रकार है और वो कौन से ट्री में पाया जाता है, ये बिल्कुल सवाल होता है। सो मैंने क्लासिफाई कर दिया, अब आपके लिए चीज इजी हो जाएगी। यहां पर लिखा है ब्रांच टाइप, और दूसरे कॉलम में लिखा है, आपको दिख रहा होगा, एग्जांपल्स। मैं फोटोग्राफ लगाना यहां पर मिस कर गई हूं, नेक्स्ट सेशन में मैं डेफिनेटली फोटोग्राफ्स को भी पुट ऑन कर दूंगी, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला जो ब्रांच का टाइप होता है दैट इज वर्ल। वर्ल का मतलब होता है गुच्छा काइंड ऑफ, ये चीज समझ लेना। किसमें किसमें मिलता है? बॉम्बैक्सीबा एंड पाइनस वॉलीचियाना। यू शुड मेमोराइज दिस, कि सवाल अगर आ गया वर्ल टाइप ब्रांचेस किसमें किसमें मिलते हैं, तो बॉम्बैक्सीबा और दूसरा है पाइनस वॉलीचियाना। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रांच पर आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जिसमें जो ब्रांच होता है वो 20 से 30 डिग्री का कोण बनाता है अपने मेन स्टेम के साथ। भैया अगर ये मेन स्टेम है, यहां से ब्रांचेस निकल रहे, तो कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा। कोण की वैल्यू कितनी है? 20 से 30 डिग्री। और ऐसा केस कहां कहां पर देखने को मिलता है? पोप्लस नीग्रा एंड क्यूप्रेसस सेम्बरवायरंस। समय लगेगा बिकॉज इतने सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, और साइंटिफिक नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तीसरे प्रकार के ब्रांचिंग पर, एंड दैट इज होराइजॉन्टल ब्रांचिंग। होराइजॉन्टल ब्रांचिंग कहां कहां देखने को मिलता है? ओल्ड दियोदर और इसके अलावा दुआबांगा। ओल्ड दियोदर एंड दुआबांगा। Coming to the last type of branching pattern, downward drooping branches. Downward मतलब नीचे की ओर ब्रांचेस जो होते हैं वो झूलते रहते हैं, और इस तरह का ब्रांचिंग पैटर्न एनोगीसा स्पेंडुला, और इसके अलावा टी फॉर टर्मिनालिया, टर्मिनालिया माइरियोकार्बा। ध्यान रखना कि जो टर्मिनालिया है इसकी फैमिली होती है कॉम्ब्रिटेसी। चाहे आप अर्जुन प्लांट की भी बात करेंगे, अर्जुन का साइंटिफिक नेम इज टर्मिनालिया अर्जुना, तो ये जो टर्मिनालिया जीनस नेम है ना, इसकी पूरी की पूरी फैमिली क्या होती है? कॉम्ब्रिटेसी। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप देखें प्लीज कि किस हद तक फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स कैन बी डिफरेंट, बट टॉपिक इज मोर और लेस द सेम। ब्रांचिंग का पैटर्न हम लोग एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, हाँ, हम ट्रीज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, हम अपने क्रॉप्स पर फोकस्ड होते हैं। और हॉर्टिकल्चर में चले जाओगे तो तुम्हें फ्रूट ट्रीज में भी ये सारी चीजों को पढ़ना होता है।
अब एग्रीकल्चर में एक सेक्शन होता है सीड टेक्नोलॉजी, और वहां का सीड टेक्नोलॉजी नहीं समझोगे तो फॉरेस्ट्री के भी सीड को नहीं समझ पाओगे, बिकॉज मोर और लेस भैया हर जगह पर सीड का कैरेक्टर इज गोइंग टू बी द सेम। सो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज सीड डोरमेंसी इन फॉरेस्ट ट्रीज। अब ये सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड का काम है सॉइल में जाने के साथ जर्मिनेट करके एक नए प्लांट को जन्म देना, बट बहुत बार सीड इतने ढीठ हो जाते हैं कि सब कुछ अच्छा रहता है, पूरा एनवायरमेंटल कंडीशन बढ़िया है, बट इसके बावजूद भी सीड जर्मिनेट करने को तैयार नहीं है, और जर्मिनेट नहीं करेंगे तो निकलेगा कैसे प्लांट? इस कॉन्सेप्ट को हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। दिस एनीबडी कैन नो, सभी को पता है सीड डोरमेंसी का मतलब। हमें ये थोड़ी ना पूछेगा कि सीड डोरमेंसी क्या है ये बता दो, इतना आसान सवाल तो ऑब्वियस सी बात है, ना आया है ना आएगा। तो आइए पढ़ते हैं सीड डोरमेंसी के विभिन्न प्रकार, और ये प्रकार कौन कौन से फॉरेस्ट ट्रीज में रिपोर्ट किए जाते हैं। सबसे पहला आपको नजर आ रहा होगा फिजिकल डोरमेंसी। मैं अपने एग्रीकल्चर के लेक्चर्स में भी आपको सीड का स्ट्रक्चर, सीड डोरमेंसी के प्रकार पढ़ाऊंगी, फिलहाल थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। फिजिकल डोरमेंसी शब्द है, इट इज ड्यू टू द हार्ड सीड कोट। सीड कोट सीड का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। सीड कोट को हम टेस्टा भी कहते हैं, समझना ध्यान से। मैक्सिमम जगहों पर ऐसा देखा गया है कि अगर सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं ज्यादातर केसेस में कारण होता है उसका हार्ड सीड कोट। सीड कोट इतना हार्ड हो जाता है कि ना वो पानी अंदर जाने देता है ना वो ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है, और पानी और ऑक्सीजन के बिना जर्मिनेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। आपको ये भी चीज याद होनी चाहिए, बिकॉज ये आपको एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा कि भाई फिजिकल डोरमेंसी क्यों आई, ड्यू टू हार्ड सीड कोट। सीड कोट हार्ड हो जाएगा तो क्या क्या चीजें अंदर नहीं आ पाएंगी सीड के, ना पानी ना ऑक्सीजन, और बिना पानी बिना ऑक्सीजन के सीड जर्मिनेट कर ही नहीं सकता। फिजिकल डोरमेंसी कौन कौन से फॉरेस्ट ट्रीज में पाया जाता है? अकासिया, प्रोसोपिस एंड एंटेरोलोबियम। कौन कौन से? अकासिया, प्रोसोपिस एंड एंटेरोलोबियम। साथ ही साथ तुम्हें यह भी याद हो जाएगा कि फिजिकल डोरमेंसी क्या होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी पर। नेक्स्ट टर्म इज फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी जब भी बोलेंगे तो दिमाग में केमिकल्स को इमेजिन जरूर कीजिएगा, बिकॉज फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी ऐसी डोरमेंसी होती है जो सीड के अंदर किसी केमिकल की वजह से आ रही हो या फिर किसी केमिकल के नहीं होने की वजह से भी आ सकती हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी वो सीड के अंदर है, इस वजह से भी आती है फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। और कोई ऐसा केमिकल जो कायदे से सीड में होना चाहिए था जर्मिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वो अब एब्सेंट है, तो इस केस में जो डोरमेंसी आएगी दैट विल बी नोन एज फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहां आपको फॉरेस्ट्री में एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर का जो सीड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है उसमें आपको बिल्कुल डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो आप इसी बहाने सीड डोरमेंसी के टाइप्स भी पढ़ रहे हो, नोट डाउन करके समझ लेना चीजों को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी, नॉट मैकेनिकल डोरमेंसी। ध्यान रखना, और क्लासेस में आप और भी प्रकार की डोरमेंसी पढ़ोगे, जैसे मैंने यहाँ पर कंबाइंड डोरमेंसी नहीं लिया है। वील ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय कंबाइंड डोरमेंसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास तीसरे प्रकार का डोरमेंसी विच इज मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। आइए पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी क्या है। इमेच्योर एम्ब्रियोज इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीड के अंदर जो जिंदा पार्ट होता है, जो लिविंग पार्ट होता है, वो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। अब अगर एम्ब्रियो ही इमेच्योर रह गया है तो भैया बैठे रहो, फिर सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो इमेच्योर एम्ब्रियो की वजह से आने वाली डोरमेंसी इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। और अभी हमको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, अभी हमें एग्जांपल्स पढ़ना है फॉरेस्ट ट्रीज का। तो मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी कौन कौन से फॉरेस्ट ट्रीज में देखने को मिलता है? पहला है आइलेक्स, दूसरा है फ्रैक्सिनस, तीसरा है वाइबर्नम, नेक्स्ट है पाइनस कोरिएंसिस। पाइनस कोरिएंसिस। सो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। आई हैव नॉट डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स, कुछ और भी प्रकार होते हैं जो कि डिटेल क्लासेस में डेफिनेटली डिस्कस करूंगी, बट अभी मैंने कोशिश की है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसको मैं जरूर डिस्कस कर दूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब ही होता है किसी चीज का एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पहुंच जाना, दैट इज नोन एज डिस्पर्सल।
और यहां पर हम किस चीज के डिस्पर्सल की बात कर रहे हैं? सीड डिस्पर्सल की। सीड डिस्पर्सल करने के लिए अलग अलग एजेंट की सहायता लेनी पड़ती है। वो एजेंट कभी हवा हो सकता है, कभी पानी हो सकता है, कभी जानवर भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कौन से फॉरेस्ट ट्रीज के केस में सीड डिस्पर्सल में कौन सी एजेंट मदद करती है, ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है। सो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, विंड से डिस्पर्सल कौन कौन से फॉरेस्ट ट्रीज में होता है? आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, बट लोगों ने पिछली बार भी किया है और उन्होंने रिजल्ट्स भी दिए। डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। हाँ, टाइम टेकिंग हो सकता है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ध्यान रखिएगा। तो पहला है विंड से डिस्पर्सल होने वाले फॉरेस्ट ट्रीज के नाम। कोनिफर्स, एसर, ऑलनस, पॉपुलस, सैलिक्स, सैलिक्स जिसको मैंने क्या कहा था? विलो। नेक्स्ट होलोप्टेलिया, बॉम्बैक्सिबा। तो इन सारे फॉरेस्ट ट्रीज के जो सीड्स का डिस्पर्सल होता है वो किस चीज से होता है? विंड से होता है। सेम टॉपिक तुम वीट साइंस में भी पढ़ोगे, और वीट साइंस भी तुम्हारे एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वाटर से होने वाला डिस्पर्सल। तो मैंग्रोव एरियाज बेसिकली आपको कोस्टल एरियाज के आसपास मिलते हैं। कोस्टल एरियाज रिच सोर्स ऑफ वाटर, तो वहां पर डिस्पर्सल का सबसे अच्छा एजेंट क्या हो जाएगा? पानी ही हो जाएगा। तो पहला है मैंग्रोव, दालबर्जिया, टीक, जामुन एंड ट्रेबिया। ग्रेविटी की वजह से भी तो सीड का डिस्पर्सल हो सकता है, और ग्रेविटी की वजह से कौन कौन से फॉरेस्ट ट्रीज में सीड डिस्पर्सल होता है? ओक, ओक के अलावा एस्क्यूलस। डिफिकल्ट उनके लिए होगा जिन्होंने कभी भी 10वीं के बाद बायोलॉजी नहीं पढ़ा, लाइक पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज। बट ऐसा नहीं है कि लोगों ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बाद एग्जाम नहीं निकाला है। आई थिंक मैक्सिमम परसेंटेज तो ऐसे ही बच्चों का है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं ध्यान से ऑन अ डेली बेसिस तो डेफिनेटली इट इज इजी, और आप सोचोगे कि एक महीने के अंदर आप इतना कुछ पढ़ लें, जबकि देयर आर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, बर्ड्स। बर्ड्स से भी डिस्पर्सल होता है। पहला है मलबरी, मलबरी यानी कि शहतूत। दूसरा है ट्रेमा एंड द लास्ट वन इज डायोस्पाइरस। डायोस्पाइरस के लगे हाथ ना आप फैमिली भी पढ़ लो, हालांकि मैंने एक सेशन में लिया हुआ है शायद इसकी फैमिली को। एबिनेसी होती है इसकी फैमिली। मलबेरी की भी फैमिली लगे हाथ पढ़ लो भाई, जितना हो सके एक क्लास में कवर करने की कोशिश कीजिए। मोरेसी, कटहल जानते हो ना? कटहल, कटहल इसी का तो भाई है मलबेरी का। मतलब भाई कहने का मतलब ये है कि दोनों की फैमिली सेम है। फैमिली सेम है मतलब भाई भी भाई बहन हो गए। नेक्स्ट, एनिमल। एनिमल से भी डिस्पर्सल होता है, ध्यान रखना। किन में होता है? अकेसिया अराबिका, प्रोसोपिस एंड जिजीफस। अकेसिया अराबिका, प्रोसोपिस एंड जिजीफस। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा भी ना करें कि बस पिछली बार का पेपर पकड़ करके बैठ गए, हाँ हाँ ये सवाल बन गया हमसे, खुश हो गए। पिछली बार का सवाल बना करके खुश नहीं होना है। आने वाले समय में जब भी एग्जाम होगा उसका अंदाजा ना मुझे है ना आपको है। व्हेनेवर एग्जाम्स हैपन, उस पेपर का सवाल बनना इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो आप क्या करें, आप पिछली बार के पेपर को बिल्कुल ध्यान में रखो सो दैट आप अच्छे लेवल की तैयारी कर सको। साथ ही साथ बाकी स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं फॉरेस्ट्री पर आधारित, उनको भी सॉल्व कीजिए, या जेआरएफ के पेपर्स भी सॉल्व कीजिए, सो दैट आपको एक वाइड आइडिया मिले कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिलोकेमिकल सिक्रीटेड बाय ट्री स्पीशीज। मैं जो कह रही हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। इस पूरे टॉपिक में से आप एक बार फॉरेस्ट्री का पेपर उठाना, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, आपको पहला जो पॉइंट लिखा है ना, ल्यूसीना, ल्यूसीना ल्यूकोसिफाला, दिस इज अ ट्री स्पीशीज। इसके द्वारा सिक्रीटेड एलिलोकेमिकल का नाम सबसे ज्यादा पूछा गया पेपर में। और आप पेपर प्लीज बनाइएगा, देखना आपको कहीं ना कहीं ये सवाल मिलेगा देखने को। तो भाई इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एलिलोकेमिकल्स का मतलब समझो। व्हाट आर एलिलोकेमिकल्स? एलिलोकेमिकल कोई भी ऐसा केमिकल होता है जो प्लांट के किसी भी पार्ट के द्वारा सिक्रीट हो सकता है। वो रूट के द्वारा हो सकता है, बहुत सारे केसेस में लीफ के द्वारा भी सिक्रीट होता है, और ज्यादातर ये एलिलोकेमिकल दूसरे प्लांट पर दुष्प्रभाव डालने के लिए रिलीज किए जाते हैं। भैया कंपटीशन तो करता है ना, पूरा दुनिया करता है कंपटीशन, है ना? तुम भी तो कंपटीशन ही फाइट करोगे। प्लांट्स भी आपस में कंपीट करते हैं, मुझे ज्यादा अच्छे से ग्रो करना है, मैं ऐसा केमिकल निकालूंगा कि तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ऐसे केमिकल्स को एलिलोकेमिकल्स कहते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर द लास्ट टाइम,
आपको कुछ याद हो या ना हो, सबसे ज्यादा जो एलिलोकेमिकल का नाम पेपर में पूछा गया वो ल्यूसीना के द्वारा पूछा गया। कौन सा केमिकल है? मीमोसिन। नेक्स्ट, वॉलनट। वॉलनट जिसका साइंटिफिक नेम है जुगलांस रीज। अब ये जिस बच्चे को पता है उसको ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो तरीका भी सीखते जाइए, हर चीज रटने के लिए नहीं है, कुछ चीजों में कॉन्सेप्ट भी काम आ जाएगा। यूकैलिप्टस, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, यूकैलिप्टस की फैमिली मिर्टेसी, मैंने अपने पहली डेमो क्लास में भी पढ़ाया था। यूकैलिप्टस बायोड्रेनेज प्लांट के रूप में यूज होता है, विंड ब्रेक्स के रूप में यूज होता है, और विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्स भी आपके सिलेबस का टॉपिक है। यूकैलिप्टस के द्वारा या तो 1,4 सीनियोल या फिर 1,8 सीनियोल। नेक्स्ट, गुआवा। गुआवा के द्वारा फेनोलिक्स रिलीज किए जाते हैं, एलिलोकेमिकल्स। एंड द लास्ट वन इज मैलस डोमेस्टिका। देखो फिर से एग्रीकल्चर आ गया फॉरेस्ट्री में। आपको बता दूं कि मैलस डोमेस्टिका कुछ नहीं, हमारा प्यारा सेब होता है, एप्पल। और मैलस डोमेस्टिका के द्वारा जो जो एलिलोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, उसमें पहले का नाम है फ्लोरेजिन एंड दूसरा इज क्यूअरसेटिन। सो ये थे एलिलोकेमिकल्स के लिस्ट, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ल्यूसीना, बिकॉज ये पूछा गया है। और एक और इंपॉर्टेंट नाम अगर मैं बोलूं जो पूछने के चांसेस बनते हैं, दैट इज यूकैलिप्टस। So that was all for today's session. I hope you liked the session. Thank you so much.